गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे सीडीपी के असेसमेंट। अब असेसमेंट हमारा जो होता है, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। ठीक है फ्रेंड्स, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? आकलन। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है आकलन। ठीक है, असेसमेंट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी असेसमेंट आता क्या है, ये आकलन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इवेल्यूशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ इवेल्यूएशन मैंने लिखा है। इवेल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो जैसे मान लीजिए हम लोग टेंथ में पढ़ रहे हैं, तो टेंथ में एक साल जब पढ़ते हैं तो हमारा इवेल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। कैसे? एग्ज़ाम लेके एग्ज़ाम लिया जाता है ना। क्लास टेंथ का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जो कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई बोर्ड भी एग्ज़ाम ले, हमारा क्या होता है? एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम होता है, तो ये एग्ज़ाम इसलिए होता है कि जो भी कुछ हम लोगों ने साल भर में पढ़ा है, एक साल के अंदर पढ़ा है टेंथ के लिए, उसका मूल्यांकन हो सके कि हमने जो पढ़ा है वो हमने कितना सीखा है। ठीक है ना, तो उसी का मूल्यांकन किया जाता है, यानी उसी का रिजल्ट जो आएगा वो आपका क्या है? मूल्यांकन होता है। ठीक है ना, तो मूल्यांकन इसको बोलते हैं, इवेलुएशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इवेलुएशन का ही पार्ट होता है असेसमेंट और मेजरमेंट। तो आज हम मेजरमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मेजरमेंट मतलब होता है मापन। आज हम असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट का हिंदी मतलब क्या होता है? आकलन। ठीक है, इवेलुएशन मतलब मूल्यांकन होता है और असेसमेंट मतलब आकलन होता है। ठीक है, तो आइए आज हम असेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि असेसमेंट होता क्या है। ठीक है, असेसमेंट दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, असेसमेंट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक एफए होता है और एक एसए होता है। इसका फुल फॉर्म हम बता देते हैं। एफए का, एफए को हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं और एसए को हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए एफए है। ठीक है, ये क्यों बनाया गया एफ ए और इससे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास में हम लोग हैं, मान लीजिए ट्वेल्थ में हम लोग हैं। ठीक है, तो ट्वेल्थ में जो भी हमारा कैरिकुलम है, कैरिकुलम क्या होता है? काफ़ी ब्रॉड होता है। ठीक है ना, बुक्स जो होती हैं काफ़ी मोटी मोटी होती हैं। जैसे एनसीईआरटी ही अगर है तो एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के बाद कोई साइड बुक अगर है तो वो काफ़ी मोटी होती है। तो हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, साइड बुक भी पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो। ठीक है, तो हम लोग दोनों पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में ये होता है कि जो हमारा एफ ए है, ठीक है, जो हमारा एफ ए है उसमें जो भी हमारा यूनिट्स होते हैं, जो भी हमारे कंटेंट होते हैं, तो कंटेंट में एक एक चैप्टर होता है। तो जो भी चैप्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? थोड़े थोड़े में यूनिट में बांट के पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 महीने में मुझे 5 चैप्टर क्लियर करने हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है, जो एफ ए और एस ए होता है, ठीक है ना, एफ ए और एस ए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, हमारे पूरे कैरिकुलम को, हमारे पूरे सिलेबस को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि एफ ए, जैसे मान लीजिए कि एफ ए वन है। ठीक है, तो एफ ए वन में क्या करेगा? 1 से लेके 5 चैप्टर तक उसमें हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 5 चैप्टर तक उसमें हो जाएगा। फिर एफ ए टू में क्या करेगा? एफ ए टू में भी 5 से लेके 10 चैप्टर तक हो जाएगा। इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है हम लोग को। और एफ ए वन एफ ए टू का टेस्ट भी ले लिया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है? टेस्ट ले लिया जाता है, क्विज ले लिया जाता है। ठीक है, ताकि इससे ये होता है कि छोटा छोटा जो 5 चैप्टर हमने पढ़ाया है बच्चों को, उसका हम मूल्यांकन कर सकें। ठीक है, आकलन कर सके कि बच्चा कितना सीखा है, जो हम पढ़ाए हैं वो समझ में आ रहा है ना, बच्चे को सीख रहा है ना। नहीं तो पता चले कि एक ही बार 20-25 चैप्टर पढ़ाए और लास्ट में एग्ज़ाम लिए तो पता चला बच्चा कुछ सीखा ही नहीं या थोड़ा बहुत सीखा, तो हम इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते उस समय, क्योंकि उस समय अब एग्ज़ाम आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में अब कितना किसी को पढ़ाएंगे? अब उसको रिवाइज कराएंगे कि पढ़ाएंगे, समझाएंगे? तो इस वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है, बच्चों को समझाया जाता है, ताकि अगर उनको कहीं समझ में नहीं आया है तो हम उनको बता सकें। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यही हमारा एफ ए है। एफ ए में क्या होता है हमारा? एफ ए में जो हमारा है, एफ ए वन और एफ ए टू
जब दोनों मिल जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, एस से ए हो जाता है, एस से 1 हो जाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई एग्ज़ाम जो होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कोई भी क्लास का अगर 1 से लेकर 5 चैप्टर तक FA1 मैंने एग्ज़ाम ले लिया या छोटा सा टेस्ट ले लिया, ये जानने के लिए कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब टेस्ट लेने के बाद जब रिज़ल्ट अच्छा आया तो फिर हमने FA2 के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया और FA2 का भी आगे एग्ज़ाम ले लिया, ठीक है। अब इसका भी रिज़ल्ट आ गया, तो इन दोनों के रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ टेस्ट लेते हैं। यानी FA1 में जो पढ़ाया है और FA2 में जो पढ़ाया है, ये दोनों को मिला के एक बार टेस्ट लिया जाता है, और वो टेस्ट क्या होता है, उसको हम SA1 बोलते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक बार FA1 का इंडिविजुअल लेंगे पढ़ा के, फिर FA2 का इंडिविजुअल लेंगे, फिर इन दोनों को मिला के FA1 और FA2 को मिला के हम क्या लेते हैं, SA1 लेते हैं, ठीक है। ताकि अगर जो भी 5-6 महीने में हमने बच्चों को पढ़ाया FA1 FA2, हमको पता चल सके कि दोनों में बच्चे ने अच्छे से सीखा है। अगर कोई टॉपिक छूटता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। ये होता है। उसी तरह फ्रेंड्स हमारा FA3 और FA4 होता है, और वो दोनों मिल के क्या होता है, SA2 होता है। FA3 हम अकेले पढ़ाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसमें जो भी मतलब हमारे चैप्टर जितने भी होते हैं उसको पढ़ाते हैं, बच्चे को अगर समझ में आता है तो वो हम बता देते हैं। फिर FA4 पढ़ाते हैं, FA4 भी कंटेंट जो भी होता है उसको समझा देते हैं। फिर इन दोनों को एक साथ मिला के टेस्ट एक बार लेते हैं, ताकि पता चले FA3 और FA4 में जो हमने पढ़ाया बच्चे को समझ में आया है, तो वो SA2 ले लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या होता है, आकलन हम लोग करते हैं बच्चों का, कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं उसको फिर से। तो देखिए इसमें FA में क्या होता है, FA किसको बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मैंने बताया था आपको फुल फॉर्म, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं FA को, ठीक है। अब FA जो होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। बच्चा क्या करता है, फीडबैक देता है, ठीक है, और री इन्फोर्समेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट का प्रोसेस होता है। तो फीडबैक आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ मैं पढ़ाऊँ, अगर उसको समझ में आता है, प्रतिपुष्टि कहते हैं, ठीक है, समझ में आता है तो हमको क्या करता है, कमेंट करता है, बताता है कि सर हाँ मुझे समझ में आया। नहीं भी समझ में आता है तो हमको फीडबैक देता है, सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आता। तो जो भी चीज़ बच्चा जब फीडबैक हम लोग को देता है तो हम लोग को पता चलता है कि हमको कहाँ मेहनत करना है, या उसको क्या चीज़ समझ में नहीं आया उसको हमको फिर से पढ़ाना है, और इफ़ेक्टिव टीचिंग करना है, और अच्छे से बताना है उसको कि बच्चे कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। और री आप जानते हैं पुनर्बलन होता है। पुनर्बलन मतलब ये होता है कि 2 तरह का पुनर्बलन होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अब पॉजिटिव री वो होता है कि जब हम किसी क्षेत्र में बच्चे को अच्छे से मोटिवेट करते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है, उसको एकदम ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं कि उसको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। वो जब बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, टीचर का डिफरेंस होता है। कोई टीचर पोलाइटली नहीं पढ़ाते हैं, कोई टीचर ऐसे होते हैं कि पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता, बस अपना जोतते जाते हैं, पढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, बच्चों को ऐसे पढ़ाना है ताकि उनको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बस बोलते जा रहे हैं, बच्चों को समझ में आए चाहना है, हम पढ़ाते जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है तो उसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ते हैं। तो वो टीचर क्या है, उनके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहा है, यानी उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको क्यूरियोसिटी उसमें पैदा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फ्रेंड एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। निगेटिव रीइंफोर्समेंट में जैसे मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन पूछा है, या थोड़ा सा बच्चा क्या कर रहा है, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो सर से पूछ रहा है, तो वो डांट के बैठा दे रहे हैं, तो ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है ना। उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके फ्रेंड्स, ये फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट के बारे में आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। जो भी कुछ हम पढ़ाते हैं, अगर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, फीडबैक के माध्यम से हमको बताते हैं कि क्या मुझे समझ में नहीं आया है, क्या समझ में आया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, फीडबैक होती है। रीइंफोर्समेंट 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर हम बच्चे को अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं तो उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है, कि बच्चा आगे बढ़े, पढ़ने में मन लगाए, उसमें क्यूरियोसिटी पैदा हो, वो और अच्छे से पढ़े, ठीक है, तो वो रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है।
ठीक है। अगर सही तरीके से करते हैं तो पॉजिटिव होता है, अगर गलत तरीके से करते हैं तो निगेटिव होता है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, दूसरा इसका पॉइंट हम देखते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं क्लास में, ठीक है, अगर किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, ठीक है, और वो बता भी नहीं पाता है कि मुझे ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया, तो हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम क्लास में कोई चीज़ टॉपिक पढ़ाते हैं तो हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, कैसे पता करेंगे किस बच्चे को ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको कोई बीमारी हुई रहती है या कोई डिजीज़ है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है कि आपको कहता है कि आप जाइए पहले डायग्नोसिस करा के आइए। डायग्नोसिस मतलब जाइए आप जांच करा के आइए कि आपको एक्चुअल में बॉडी में किस जगह पे प्रॉब्लम है, वो जांच जब कराएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। जैसे एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ये जानते हैं ना, ये डायग्नोसिस किया जाता है आपकी बॉडी का। नहीं तो बॉडी में कहीं भी दर्द है तो हो सकता है कि डॉक्टर क्या करे, 2-3 तरह का दवा लिख दे, हो सकता है कोई उस पर काम कर जाए या नहीं भी करे। तो बिना जाने कि मर्ज क्या है और हम दवा दे दें, ये सही नहीं है। पहले हम मर्ज को पकड़ें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आपको क्या है। अगर प्रॉब्लम पता चल जाए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो उस डिजीज़ के हिसाब से अगर वो दवा दे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। वैसे ही फ्रेंड्स, हम लोग को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमको सारे बच्चों पे ध्यान रखना ज़रूरी होता है और हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि आखिर किस बच्चे को वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। तो हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सारे बच्चों से या तो क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ ये टॉपिक में तुमने क्या समझा, इसके बारे में तुम थोड़ा सा बताओ, उसको क्लास में खड़ा करके, ठीक है, या कोई टेस्ट लेके हम डायग्नोसिस कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में पता करते हैं कि जो भी बच्चों को समझ में नहीं आया उसको हम समझाने की कोशिश करें, ठीक है। अगर पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या है, मतलब सीख नहीं पाया या समझ नहीं पाया है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको रेमेडियल टीचिंग देते हैं। रेमेडियल टीचिंग का मतलब ये होता है, इसमें तीसरा पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा, रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि हम लोग जो बच्चे कमज़ोर हैं या जो बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, उनको अलग से क्लास देंगे या उनको थोड़ा सा समझाएंगे, ठीक है। क्लास के अंदर भी समझा सकते हैं थोड़ा सा, अगर ज़्यादा नहीं समझ में पा रहा है, फिर भी नहीं समझ पा रहा है, तो हम उसको अलग से क्लास ले सकते हैं, छुट्टी के बाद ले सकते हैं, थोड़ा सा पहले बुला सकते हैं। कैसे भी उसको करके क्या करेंगे, हम शिक्षण देंगे उसको, उस टॉपिक को हम समझाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होता है। इसमें और एक पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ये देख लिया FA1 में क्या होता है, FA में क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है। आइए थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट के बारे में पढ़ना है। असेसमेंट को हिंदी में हम लोग आकलन बोलते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, FA और SA, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। FA में क्या होता है, FA में ये होता है कि जो भी हमारा जो कैरिकुलम होता है या सिलेबस होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, जिसको FA1 FA2 कहते हैं। FA1 का अलग से एग्ज़ाम लेते हैं, FA2 का अलग से एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, या टेस्ट लेते हैं, क्विज करते हैं, ऐसे करके हम लोग लेते हैं बच्चों का क्या करने के लिए, आकलन करने के लिए। फिर FA1 FA2 को मिला के SA1 होता है। उसी तरह FA3 FA4 का लेते हैं, फिर इन दोनों को मिला के SA2 होता है, ठीक है। और FA में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पॉइंट डिस्कस किए हैं। फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस होता है। डायग्नोस्टिक करते हैं कि क्या बच्चे में कमी है, अगर कोई कमी है तो पहले हम लोग बच्चे की कमी जानेंगे, तब तो उसको पूरा करेंगे। तो पहले हम कमी जानते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, उसके प्रॉब्लम को पहले हम डायग्नोस करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेमेडियल टीचिंग हम देते हैं, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। उसका जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्विज कराते हैं, क्लास में टेस्ट करा के पता करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स इसमें ये है कि ये दोनों किसके बीच में होता है, ये हमेशा टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, FA। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में
ये जो प्रोसेस जो भी होते हैं ये किन किन लोगों के बीच में होता है, तो ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी ये प्रक्रिया होती है ये टीचर स्टूडेंट के बीच में होती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आइए हम थोड़ा सा समेटिव असेसमेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, एसे। अब एसे में क्या होता है, एसे में ये होता है जो हमारा समेटिव असेसमेंट है इसमें कोई भी फीडबैक नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, बच्चे के द्वारा इसमें कोई फीडबैक नहीं दिया जाता है। क्योंकि इसमें फीडबैक इस वजह से नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें जो FA1 की तरह है कि FA1 FA2 पढ़ाए और उस कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैंने उसको क्या किया, फीडबैक दिया। ये समेटिव असेसमेंट ऐसे है जैसे हम लोग का एग्ज़ाम क्या होता है, एनुअल एग्ज़ाम होता है कि एक बार पूरा पढ़ाए सिलेबस और लास्ट में जाके एग्ज़ाम ले लिए। तो अब बच्चा फीडबैक क्या देगा, फीडबैक आपको देने का मौका ही नहीं आप देंगे उसको। लास्ट में ले के अगर फीडबैक वो देता भी है तो टीचर उतना जो बहुत सारा हमारा चैप्टर पढ़ा चुका है वो कैसे उसको बताएगा। ठीक है, तो इसमें फीडबैक नहीं हो पाता है। ठीक है, फीडबैक नहीं दे पाते हैं बच्चे। ठीक है, और जो भी बच्चों का अचीवमेंट होता है यानी साल भर का जो भी पढ़ाई होता है उसमें जो बच्चा अच्छे से पढ़ा रहता है उसकी जो अचीवमेंट रहती है वो आपको दिखती है वहाँ पे। ठीक है ना, फिर यहाँ पे दिया गया है लास्ट पॉइंट जो है आपका, लास्ट पॉइंट में एग्जांपल दिया गया है कि एनुअल टेस्ट जैसे होता है उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, या जो टर्म इंड टेस्ट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, एनुअल टेस्ट जैसे लिया जाता है या ये टर्म इंड टेस्ट जैसे हाफ ईयरली होता है या एनुअल होता है, ऐसे हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है ना, इसमें बीच बीच में आकलन नहीं किया जाता है, एक ही बार आकलन किया जाता है। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। और इसमें क्या 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 पॉइंट होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो होता है हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है थोड़ा सा एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, ठीक है, और क्या होता है कभी कभी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं लेके शिकायत चले जाते हैं कि सर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चा दिन भर घूम रहा है, पढ़ नहीं रहा है घर पे, या और भी बहुत सारी चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा शिकायत जब प्रिंसिपल से होता है या टीचर से होता है, हमारे पेरेंट्स करते हैं कि पढ़ नहीं रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जब होता है तो हमारा क्या होता है, हमारा क्लास लगता है क्लास में। ठीक है ना, प्रिंसिपल साहब बुलाते हैं अपने केबिन में और हम लोग को समझाते हैं क्यों नहीं पढ़ रहे हो, घर पे क्या कर रहे हो, ऐसे ये सारी क्लासेस हम लोग को लगती हैं प्रिंसिपल के रूम में। ठीक है, तो इसमें समेटिव असेसमेंट में ये सारे लोग क्या होते हैं, ये सारे लोग के साथ हम लोग का प्रोसेस होता है, यानी टीचर भी उसमें होता है, स्टूडेंट भी होता है, पेरेंट्स भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। ये सारे लोग हमारा क्लास लगाते हैं। ठीक है ना, तो समेटिव असेसमेंट में इतने सारे लोग होते हैं, यानी इतने सारे लोगों के बीच ये सारी चीज़ होता है। और फॉर्मेटिव में क्या होता है, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो फ्रेंड कॉन्सेप्ट था आपका। ठीक है, अब जो क्वेश्चन सीटेट में एक्चुअल में आते हैं यहाँ से आते हैं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो जो आपका ये सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअल में यहाँ से बनते हैं। ठीक है ना, असेसमेंट में। ठीक है, अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट में पूरा जाना कि एफए और इससे क्या होता है। ठीक है, जो कि हमारा असेसमेंट का टाइप्स होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं जो क्वेश्चंस सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने पहला लिखा हुआ है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन। आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि अधिगम के लिए आकलन के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन मतलब ये होता है कि जब हम अधिगम कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आकलन करते हैं। ठीक है ना, यानी हम कोई चीज़ अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के बाद ही तो बच्चे से पूछते हैं कि हाँ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बताओ कहाँ नहीं आया तो मैं उसको बताऊँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो मैं एफए में बताया आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ये सारी प्रोसेसेस इसमें होती हैं। ठीक है ना, अधिगम के लिए आकलन में। ठीक है, यानी जब हमने लर्निंग करा दिया, कोई चीज़ पढ़ा दिया, तो उसके बाद उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस सारी चीज़ों को टीचर और स्टूडेंट के बीच में बताया और समझा जाता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया तो वो फीडबैक हमको देगा। ठीक है, कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आया, तो फिर हम वहाँ पे बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जब वो पूरा चीज़ हमने समझा दिया, अगर कोई बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या हम देख रहे हैं कि
सिर्फ बच्चा क्या कर रहा है, ध्यान नहीं लगाया है, तो हम उससे क्वेश्चन पूछ देते हैं, डायग्नोस करते हैं कि उसको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो फिर हम उसको डायग्नोस करते हैं। अगर उसको समझ में नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको उपचारात्मक शिक्षण भी देते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस किसके किसके बीच चलता है, ये सारा प्रोसेस चलता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं उसके साथ। ठीक है, तो सेम चीज़ हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में पढ़ा था, तो वही फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला ही चीज़ हम अधिगम के लिए आकलन में पढ़ते हैं, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये चीज़ आता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे FA1 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, FA1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आप समझ गए कि क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, यानी जो हमने अधिगम कर लिया है उसका आकलन किया जाता है कि आपने कितना सीखा है, आप कितना समझ पाए हैं इस चीज़ को जो टीचर ने बताया है आपको। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है ना, अधिगम का आकलन, इसमें भी आता है क्वेश्चंस। ठीक है ना, अधिगम का आकलन। अब ये क्या होता है, ये आपका समेटिव असेसमेंट वाला होता है जो नीचे मैंने आपको बताया। ठीक है, समेटिव असेसमेंट मैंने बताया ना कि ये क्या होता है, इसमें अचीवमेंट पता चलती है बच्चे की। जैसे अब मान लीजिए कि अब साल भर में एग्ज़ाम लेंगे एनुअल टेस्ट, तो उसमें क्या होगा, बच्चे का पास ही फेल तो पता कर सकते हैं, हाँ बीच में तो कुछ पता कर नहीं सकते, क्योंकि लगातार आप पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं, सारे चैप्टर पढ़ा दिए, 20 से 25 चैप्टर पढ़ा दिए, बच्चे को मौका ही नहीं दिए पूछने का, फीडबैक देने का। आप पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं, आप खुद डायग्नोस भी नहीं कर रहे हैं कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, बस पढ़ाने से मतलब है, पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें हम क्या पता कर पाते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, अधिगम का आकलन। तो अधिगम का आकलन हम उसमें ही करते हैं जो हमारा एसए होता है, समेटिव असेसमेंट। इसमें डाटा कलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब जितने चैप्टर होते हैं उसमें जो भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है। पास फेल के बारे में पता चलता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम लेते हैं मैनुअल तो एग्ज़ाम देने के बाद ही तो पता चलता है। इवोल्यूशन लेते हैं, असेसमेंट करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। जिसका अच्छा नंबर आता है, पास होता है, हम समझ जाते हैं इसको ज़्यादा समझ में आया। जो फेल होता है उसको अच्छा से समझ में नहीं आया, तो इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, ना ही हमारा क्या होता है, ना ही कोई रीइंफोर्समेंट होता है, ना ही कोई फीडबैक होता है। ठीक है, ना ही कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ताकि हम बच्चे को जो फेल हो रहे हैं उनको भी इम्प्रूव करें। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फेल और पास पता चलता है। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट में क्या होता है, जो पास हो जाते हैं उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, कि आप 10th पास हो गए, 12th पास हो गए। तो ये समेटिव असेसमेंट के इसमें होता है। ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी अधिगम के लिए आकलन। और अधिगम का आकलन जो होता है यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है ये हमारा समेटिव असेसमेंट होता है। इसके बाद और भी है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। अब यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, यानी अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है ना, अधिगम के रूप में आकलन का मतलब ये होता है कि जो हम अधिगम कर रहे हैं उसमें आकलन किया जाता है। ठीक है ना, अब ये कैसे होता है, इसमें हम लोग का क्या होता है कि पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो फॉर है और ये एज है, यानी फॉर के बारे में हमने पढ़ा, तो फॉर में क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये होता है, यानी ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। ठीक है ना, फॉर वाला, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग टीचर और स्टूडेंट के मध्य सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, जैसे फीडबैक देना, डायग्नोस्टिक होना, फीडबैक और रीइंफोर्समेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेमेडियल टीचिंग, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोगों ने पढ़ा, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग में अब जब हम पढ़ रहे हैं तो एज लर्निंग में क्या होता है, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम रोल स्टूडेंट और पीयर्स के बीच में होता है। पीयर्स मतलब क्या होता है, जो आपके पार्टनर होते हैं, जो आपके क्लासमेट होते हैं यानी सहपाठी होते हैं, उनके बीच होता है। कभी कभी क्या होता है इसमें, जो हमारा असेसमेंट एज लर्निंग है, इसमें क्या होता है, इसमें अधिगम के रूप में आकलन का मतलब ये होता है कि हम अपनी प्रोग्रेस खुद से पता लगाते हैं कि हम कहाँ तक सीखे हैं, हम कहाँ तक जाने हैं। ठीक है ना, जो भी हमारे पीयर्स होते हैं, अगर हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी हमारे पीयर्स होते हैं यानी सहपाठी होते हैं, दोस्त होते हैं, उनसे हम डिस्कस करते हैं उस टॉपिक पे कि ये तुम्हें समझ में आया था, ये हमको थोड़ा बता दो। ठीक है, या हमें समझ में आया तो हम उसको समझाते हैं। तो ये एक दूसरे लोगों को क्या करते हैं, हम एक दूसरे से समझते हैं और समझाते हैं। ठीक है ना,
तो ये अपने फ्रेंड्स में या सहपाठी में क्या होता है, डिस्कस होता है। तो इसमें हमारा जो मेन पॉइंट है, इसमें सिर्फ मॉनिटर किया जाता है कि हमने कितना अपने से प्रोग्रेस किया, ठीक है ना, मेन यही पॉइंट है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा होता है फीडबैक कैसे देते हैं हम लोग, जैसे हमको कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, अपने सहपाठी से पूछते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये असेसमेंट एज लर्निंग हुआ, ठीक है। इसमें हमारा प्रोग्रेस खुद पता लगता है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है प्रोग्रेस का खुद से पता लगना होता है, ठीक है ना, लगाना होता है कि हमने कितना सीखा है, ठीक है। और अपने पीयर से यानी समकक्ष या सहपाठी से हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं उस चीज़ पे, ठीक है, मॉनिटर्ड करते हैं अपने प्रोग्रेस को, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट में हमारा क्या है, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमारा ये है असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है। अब असेसमेंट इन लर्निंग के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अधिगम में आकलन, ठीक है। अभी तक अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब अधिगम में आकलन, अधिगम में आकलन का मतलब ये होता है कि जब हम अधिगम कर रहे हैं क्लास में, उसी समय आकलन करना है। जैसे क्या होता है, टीचर पढ़ाता है कभी कभी क्लास में, तो क्या होता है, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ लिख रहा होता है या कुछ बता रहा होता है, तो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं। तो टीचर पीछे मुड़ के देखता है या देखता है कि बच्चे कोई बात कर रहे हैं, तो उनसे क्या करता है, पढ़ाने के बीच में ही क्वेश्चन कर देता है। क्यों क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करने का रीज़न ये है कि वो आपको क्या करना चाहता है, एक्टिव मोड में लाना चाहता है कि आप इधर ध्यान दो, आप बात मत करो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो जब आप सुनेंगे तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वो सुनते नहीं है, वो बात करते हैं। तो जब वो बात करेंगे तो उनको कोई टॉपिक कैसे समझ में आएगी। इसी वजह से ये जो असेसमेंट इन लर्निंग है यानी अधिगम में आकलन है, ये क्लास में ही कर दिया जाता है, आकलन कर लिया जाता है। अब कोई बच्चे बात कर रहे हैं, उनसे क्या करेंगे, टीचर पूछ देंगे जो पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो बात कर रहा था तो कैसे बताएगा। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन आंसर वाला प्रोसेस क्लास में ही स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इसको कहते हैं अधिगम में आकलन यानी असेसमेंट इन लर्निंग। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको क्वेश्चन आंसर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्वेश्चन आंसर मेथड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों क्वेश्चन आंसर मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये क्लास में ही सर क्वेश्चन पूछ देते हैं और सामने वाले को, बच्चे को क्या होता है, आंसर देना होता है। अगर वो आंसर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी बातें हैं उसको सुन नहीं रहा था, वो बात कर रहा था या कोई और काम कर रहा था, ठीक है। इसी वजह से अधिगम के दौरान ही आकलन हो जाता है, उसी में अधिगम में ही आकलन हो जाता है। इसी वजह से इसका नाम असेसमेंट इन लर्निंग पड़ा है, ठीक है। इसमें टॉपिक टू टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो भी मतलब एक चैप्टर में टॉपिक्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया जाता है बच्चों को, ठीक है। इसमें सेंटर पॉइंट क्या होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, ठीक है। असेसमेंट इन लर्निंग में सेंटर पॉइंट क्या होता है, सेंटर पॉइंट मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बच्चा जो टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछता है बच्चे से और बच्चे को क्या करना है, उसका जवाब देना है। अगर वो जवाब दे रहा है यानी वो एक्टिव लर्नर है, मतलब वो सुन रहा था, ठीक है, उसका जो असेसमेंट हो रहा है अच्छे से हो रहा है, वो पढ़ रहा है अच्छे से, लर्न कर रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं ध्यान दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो पढ़ नहीं रहा है ध्यान से, ठीक है। यानी अधिगम के दौरान ही क्या होता है, आकलन कर लेता है एक टीचर कि कौन बच्चा कैसा है, ठीक है ना। आप भी अगर एज ए टीचर होंगे, आप कभी पढ़ाए होंगे क्लास में, तो आपको पता होगा कि आपके कौन से स्टूडेंट ज़्यादा तेज हैं और कौन से नहीं हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये इसलिए होता है कि जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वो जब पढ़ाते समय टीचर के सारे बातों को सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कॉन्सनट्रेट होते हैं। तो कॉन्सनट्रेट जब होंगे, आप अपने गोल के प्रति फोकस होंगे, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा और आप तेज होंगे, ठीक है ना। और जो नहीं सुनेगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग था वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत था, जिसमें टाइम फिक्स होता था, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा असेसमेंट इन लर्निंग है, इसमें क्या होता है, टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। हमारा जब मन करे तब हम क्वेश्चन, टीचर होता है वो पूछ देता है, हमको आंसर देना होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर के द्वारा, ठीक है ना, विद इन टॉपिक, तुरंत टॉपिक में से, जो भी टॉपिक में से हमको समझ में नहीं आता है हम भी पूछ देते हैं और टीचर भी पूछता है हमसे, ठीक है, जो हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो ये हमारा असेसमेंट इन लर्निंग हुआ। इसमें एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया है, तो ये हमारा सॉक्रेट्स ने दिए हैं, ठीक है ना। सॉक्रेट्स ने क्वेश्चन आंसर मेथड दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का ये पूरा हमारा असेसमेंट जो था, ये हमारा टॉपिक था, ये असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट फॉर, असेसमेंट एज लर्निंग,
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम में आकलन, आपको जरूर इससे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस पॉइंट को जरूर पढ़ के जाइएगा और समझ के जाइएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।